हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। सियोक गुस्से में दियोक की दवाई की शीशी जमीन पर फेंक के तोड़ देती है और जोर जोर से हंसने लगती है जैसे पागल हो गई हो। योंगजू को घर के अंदर से शोर सुनाई देता है और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है क्योंकि दियोक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। थोड़ी दूरी पर एंकल मॉनिटर पहनने वाला आदमी चुपचाप सियोक के घर को देख रहा था। अब हमें सियोक की रेजिडेंसी के दिनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर एक न्यूरो क्विज सॉल्व करती है जो कोई नहीं कर पाया था। उसके बाद उसकी नज़र एक नोटिस पर जाती है जिसमें लिखा था, वेलकम बैक डॉक्टर चोई दियोक ही, और वो एक्साइटमेंट में आ जाती है। यहाँ हम साफ समझ पाते हैं कि सियोक दियोक से शुरू से नफरत नहीं करती थी। इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने सियोक की पसंद को इस नफरत में बदल दिया। खैर, अब उसी वक्त डॉक्टर दियोक किसी और डॉक्टर सॉन्ग से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर सॉन्ग उन्हें सियोक के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो थोड़ी सी अलग है। फ्रैंकली कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ वो थोड़ी सी साइको टाइप की है। सियोक दियोक के ऑफिस में पहुंचती है और उसे इस हफ्ते का न्यूरो क्विज दिखाती है। वो सियोक से कहती है कि उसको तो ग्रेजुएशन से पहले से ही दियोक का इंतजार था। इनफैक्ट उसने तो दियोक के कुछ रिसर्च पेपर्स तक याद कर लिए थे। और यहाँ हमारी समझ में आता है कि सियोक दियोक से कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। दियोक का क्विज पेपर वो उसे वापस करता है और उस पर लिखा होता है परफेक्ट, यानी कि सियोक ने उस क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व किया था। बाद में सियोक बारिश में भीगती हुई दौड़ती हुई दियोक के पास आती है और उससे गिड़गिड़ा कर कहती है कि प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। और यहाँ हमारी समझ में आता है कि अपने करियर की शुरुआत में सियोक दियोक की डिसिपल बनना चाहती थी। खैर, प्रेजेंट टाइम में दियोक मिसेस रा से कहता है कि सियोक को ब्रेन सर्जरी से प्यार था, इतना कि वो ऑपरेशन रूम में ही मरना चाहती थी। वो भी कभी उसकी उम्र में बिल्कुल उसी के जैसे हुआ करता था। वो जब जब सियोक को देखता था तो उसे अपनी याद आती थी। ऐसा नहीं है कि उसे सियोक के पैशन से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इतने पैशनेट लोग अंत में अकेले रह जाते हैं और खुद पर काबू नहीं रख पाते। इसके बाद दियोक मिलता है डॉक्टर हान ह्योन हो से, जो सियोक के साथ काम करता है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। हान ये बात सियोक तक पहुंचाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मौका है। दियोक ही तुम्हारी मेडिकल लाइसेंस वापस दिला देगा अगर तुम उसकी सर्जरी करोगी तो। जिस पर सियोक उससे कहती है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसे लाइसेंस वापस मिल भी जाए तो भी वो ऑपरेशन थिएटर में ऑफिशियली कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएगी। उसी रात वो गुस्से में अपनी रेजिडेंसी के सारे पेपर्स जला देती है और इन पेपर्स में वो पेपर भी था जिस पर दियोक ने परफेक्ट लिखा था। अगले दिन एंकल मॉनिटर वाला आदमी सियोक की फार्मेसी में आता है। वो उसे बताता है कि वो पिछली रात से ही उसे देख रहा है और फिर बहुत ही कैजुअली उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद सियोक और उसका फार्मेसी वाला को वर्कर देखते हैं कि वो आदमी अपनी बड़ी बहन को मार रहा है, जो पास के ही एक लोकल डाइनर को चलाती थी। दोनों उस डाइनर में कस्टमर्स बनकर जाते हैं ताकि उनका ध्यान बटे और वो अपनी बहन को मारना बंद कर दें। वहीं खाना खाते हुए सियोक को युन हो का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि एक नया पेशेंट आया है और वो आज रात को ही सर्जरी करने के लिए कह रहा है। सियोक बिना सोचे समझे कह देती है कि हाँ, आज रात को सर्जरी हो जाएगी। सियोक बार बार योंगजू को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। दरअसल वो उस जलाए हुए पेपर्स में से मिली एक पुरानी फ़ोटो को देख रहा था जिसमें सियोक, दियोक और एक औरत नज़र आ रहे थे। योंगजू उस फोटो में दिख रही औरत से मिलने जाता है और वो बताती है कि ये फोटो उस दिन की है जब सियोक ने पहली बार सर्जरी लीड की थी। वो जीनियस तो थी पर साथ ही साथ बेवकूफ़ भी थी। अब फिर से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम सियोक को गुस्से में देखते हैं जब उसे पता चलता है कि दियोक ही ने उसे बॉस्टन के रिसर्च प्रोग्राम के लिए ना चुनकर किसी हा यून योंग को चुन लिया है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे सियोक के कैबिन में
घुस जाती है और जोरदार हंगामा कर देती है, जबकि वहाँ पे योंग की माँ भी बैठी हुई थी। दियोक सियोक के बिहेवियर से नाराज होता है और उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। फिर वो उसे सर्जरी से पूरी तरह से बैन कर देता है। 1 साल बाद जब दियोक शहर से बाहर होता है तो एक डिपार्टमेंट हेड सियोक को सर्जरी करने की इजाज़त दे देता है। लेकिन जैसे ही दियोक वापस लौटता है और OR में घुसते ही उसे सियोक नज़र आती है तो वो सियोक को ज़बरदस्ती OR से बाहर फेंकवा देता है। प्रेजेंट टाइम में सियोक का नया पेशेंट आता ही नहीं, जिसकी सर्जरी उसे आज रात को करनी थी। जब वो और ह्योन हो साथ में बाहर निकल रहे होते हैं तभी सियोक एक कार में बैठे दियोक को देख लेती है और तुरंत समझ जाती है कि उस पेशेंट के ना आ पाने के पीछे ज़रूर दियोक का ही हाथ है। दियोक उसे बताता है कि उसने सियोक के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन खाली करवा दी है जहां वो जितनी चाहे उतनी सर्जरीज कर सकती है। बदले में दियोक की सर्जरी उसी को करनी होगी। सियोक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसे मना कर देती है। यहाँ हम साफ समझ पाते हैं कि सियोक के दिल में दियोक के लिए कितनी ज़्यादा नफरत है। इतनी ज़्यादा नफरत कि वो अपने सबसे बड़े सपने को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी, लेकिन दियोक की जान बचाने को तैयार नहीं थी। खैर, सियोक के इस बिहेवियर के बावजूद भी दियोक को पूरी तरह यकीन था कि वो सियोक से हाँ करवा ही लेगा। कार चलाते हुए मिसेस रा धीरे से दियोक से कहती हैं कि उन्हें सियोक से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। योंगजू और सियोक लोकल डाइनर जाते हैं। वहाँ सियोक देखती है कि एंकल मॉनिटर वाला आदमी उसे ही घूर रहा था। दूसरी तरफ दियोक अमेरिका में रहने वाले एक आदमी एलन से बात कर रहा था। वो कहता है कि उसके पास अब सिर्फ एक शीशी बची है, जिसमें एलन जवाब देता है कि वो जल्द से जल्द कोरिया आने की कोशिश करेगा। उसी रात सियोक देखती है कि एंकल मॉनिटर वाला आदमी फिर से उसके घर के बाहर उस पर नजर रखे हुए है। वो बाहर जाती है और समझ जाती है कि यह आदमी काफी समय से उसका पीछा कर रहा है। तभी 2 लोकल आदमी वहां से गुजरते हैं और सियोक से बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि जिस डाइनर में सियोक रेगुलरली जाती है वो दोनों उस डाइनर को खरीद रहे हैं, क्योंकि उस एंकल मॉनिटर वाले आदमी ने अपनी बहन से पैसों की डिमांड की है और जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो उसका जीना हराम करता रहेगा। सियोक ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह भड़क जाती है, क्योंकि उस डाइनर के बिकने का मतलब है कि अब उसे उसका फेवरेट खाना नहीं मिलेगा और वो कहती है कि अब उसे उस आदमी को मार ही देना चाहिए। वो उस आदमी को मारने का प्लान योंगजू के साथ डिस्कस करती है, लेकिन योंगजू उसे शांत रहने की सलाह देता है। इसके बाद सियोक अकेले डाइनर जाती है खाना खाने के लिए और तभी उसकी नज़र जाती है उसी एंकल मॉनिटर वाले आदमी के ऊपर। लेकिन इस बार उस आदमी के पैर में वो एंकल मॉनिटर नहीं था। वो आदमी सियोक से बात करने लगता है और सरप्राइजिंगली सियोक उससे कहती है कि कल वो उसके साथ ड्रिंक पे जाना चाहती है। अगली सुबह सियोक कुछ गोलियां पीसती है और उन्हें एक ड्रिंक में मिला देती है। फिर वो कार से बाहर निकलती है और रास्ते में वही आदमी साइकिल चला रहा होता है। सियोक रुकती है और उसे अपनी कार में इनवाइट करती है। वो उसे वो ड्रिंक ऑफर करती है और वो आदमी उस ड्रिंक को पी लेता है। दोनों उसके बाद सियोक के घर पहुंचते हैं और कुछ देर में वो आदमी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सियोक के प्लास्टिक कवर्ड लिविंग रूम के बीचों बीच बंधा पाता है। सियोक धीरे से मुस्कुराती है और उससे कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब जो होगा वो बस 2 मिनट में हो जाएगा। ना तुम्हें कुछ पता चलेगा और ना ही किसी और को। और फिर एक धारदार तेज चाकू से उसका गला काट देती है। सियोक उस लाश को अपनी कार में लेकर जंगल की तरफ जाती है। रास्ते में वो योंगजू को कॉल करती है कि घर को साफ कर देना। योंगजू भागते हुए पहुंचता है और उस आदमी की सारी चीज़ें जला देता है। एक आईडी कार्ड जलने से पहले उसकी एक झलक मिलती है जिस पर लिखा हुआ था क्वान सिन ग्यू। योंगजू फर्श पर पड़े खून के धब्बे साफ कर रहा होता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि एक पुलिस वाला बाहर फ्रंट यार्ड में लगी आग को नोटिस कर लेता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में सियोक को अचानक एहसास होता है कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी है। वो तुरंत हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन जैसे ही सामने वाले का चेहरा नजर आता है वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने दियोक ही खड़ा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।